हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे ऑलवेज न्यू पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। कल हम लोग पढ़े थे क्लास 9th जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर था जीवों में विविधता। नहीं, देखे थे हमारे आसपास बहुत सारे जीव हैं और इन सारे जीवों का अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए, एक एक जीव का अध्ययन किया जाए तो बहुत लंबा समय लग सकता है, नहीं लग सकता है, और सबका अध्ययन हो भी ना हो। नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया कि जितने जीव हैं उन सबको विषमता और समानता के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना शुरू किया। उसको कहते हैं हम लोग वर्गीकी कहते हैं, नहीं वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? और इसी को जीव विज्ञान की एक अंतर्गत पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग वर्गीकी। जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्गीकी। कोई दिक्कत? अब पिछले दिन हमने पढ़ा था कि सबसे पहले बांटने का काम यूनानिक दार्शनिक अरस्तु ने किया था, जिसमें जल और थल वायु पर बांटा था। फिर बाद में कैरोल्स लिनियंस ने उसे 4 भागों में बांटा था, वंश, जाति, संघ और संघ और समूह के रूप में। नहीं, इसके बाद फिर धीरे धीरे आने वाले लोगों ने जंतुओं को बांटना शुरू किया और कई तरह के बांटे, जिसमें हमने 5 देखा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। फिर प्लांटी के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लांटी में जितने पौधे होते हैं उनको फिर से 2 भागों में बांटा गया। नहीं, और हमने उसको पढ़ा था टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। आज पढ़ेंगे हम लोग फेनोरोगैम्स। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? फेनोरोगैम्स क्या है। तो हमने बताया था कि जिसमें बीज होते हैं ना, तो बीज वाले पौधे को क्या कहते हैं हम लोग? फेनोरोगैम्स। याद रखेंगे, बीज वाले पौधे को क्या बोलेंगे हम लोग? फेनोरोगैम्स बोलेंगे। याद रखेंगे, जिन जो पौधे हैं और जिन पौधों में बीज पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेनोरोगैम्स कहते हैं। ठीक है। और बीज के आधार पर इसको 2 भागों में, कौन? एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। कौन कौन? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं? तो वैसे पौधे जिनमें बीज फल के भीतर नहीं रहते, यानी रहते हैं, अगर हैं तो नग्न बीजी होंगे, माने एकदम सूक्ष्म बीज होगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। माने वैसे पौधे, वैसे फल जिसमें बीज रहेंगे लेकिन नग्न बीजी रहेंगे, यानी एकदम छोटा छोटा रहेगा, और इसमें फूल का लगभग अभाव रहता है, फूल नहीं होता, यानी डायरेक्ट फल ही आ जाते हैं। ये बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। माने बहुवर्षीय होते हैं। बहुवर्षीय मतलब क्या? कि पौधा ऐसा नहीं कि 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए रहता है, और ये सदाबहार माने हमेशा हरे भरे पौधे रहते हैं, इनकी पत्तियां गिरती नहीं है, और काष्ठीय होते हैं, उनमें लकड़ी पाई जाती है, जिसमें साइकस है, पाइनस है, ये सब उदाहरण के तौर पर याद रखेंगे। ठीक है। तो हमने पढ़ा फेनोरोगैम्स के कितने भाग? 2। कौन कौन? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कौन आएंगे? तो वैसे पादप, वैसे पौधे जिनमें फल रहेंगे लेकिन फल के अंदर जो बीज होंगे वो छोटे छोटे होंगे। ठीक है। एंजियोस्पर्म वैसे पौधे जो पादप जगत का एक बड़ा समूह होता है, यानी हमारे आसपास में जितने पादप है ना, लगभग उसी का मिलता है, और इनके बीज फलों के भीतर बनते हैं। अब फल पर आवरण होते हैं। फल पर क्या होते हैं? आवरण, यानी कि गुठली आपको देखने को मिलेगी। मनुष्य अधिकांश आवश्यकता इसी पूरी होती है, यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग जितनी आवश्यकताएं हमारी जो है ना फलों की, इन्हीं से होती है। किन से होती है? एंजियोस्पर्म में। जैसे आम है, कटहल है, शरीफा है, बरहर, नहीं जो भी हम लोग खाते हैं, लीची है, नहीं खाते हैं, ये सब किस में आते हैं? तो एंजियोस्पर्म में आते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि हम लोगों के आसपास में जितने पौधे हैं सब किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में आते हैं। इन्हें भोजन का संचन भ्रूणपोष यानी बीज पत्र में होता है। यानी कहने का अर्थ है जब पौधा छोटा होता है ना, तो इनका संचन कहाँ होता है? बीज पत्र में। कोई दिक्कत? तो हमने पढ़ा फेनोरोगैम्स को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नग्न बीजी, एंजियोस्पर्म में बड़े पौधे वाले। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग बीज पत्र के आधार पर, यानी कहने का अर्थ है कि जब पौधे का अंकुरन होता है ना, तो अंकुरन होता है तो उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको भी 2 भागों में। यानी कि बीज पत्र अंकुरन के समय जब पत्तियां बनती है तो उसके समय कितने भागों में? इसको 2 भागों में। जब अंकुरन होगा, एक पत्ती निकलेगी तो एक बीज पत्री, और जब अंकुरन होगा और 2 बीज पत्री निकलेगी तो उसको 2 बीज पत्री। जैसे आप गेहूं का पौधा देखिए, अंकुरन होगा तो एक एक पत्ती निकलेगी। मकई का पौधा देखिए, अंकुरन होगा तो एक एक पत्ती निकलेगी, पहले एक निकलेगी, फिर एक निकलेगी, फिर एक निकलेगी, फिर एक निकलेगी, नहीं निकलेगी, तो उसको कहते हैं एक बीज पत्री। ठीक है। लेकिन जब आप देखिएगा अंडी का पौधा रोपे होंगे कभी, नहीं, तो जब वो अंकुरन होता है तो 2 गो पत्ता एक दा निकलता है, नहीं निकलता है, तो वो हो गया 2 बीज पत्री। अंकुरन के समय खास करके ध्यान दीजिए, अंकुरन के समय खास करके जब एक बीज पत्री होगा तो एक पौधे निकलेंगे, और जब 2 होगा तो 2 बीज पत्री। एक बीज पत्री में कौन कौन? तो जैसे धान है, बांस है,
नहीं, ये सब जो है घास जितने भी हैं सब एक बीजपत्री है। इसकी जो सिरा विन्यास होती है ना पत्ती की, समांतर सिरा विन्यास पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? एक बीजपत्री में समांतर सिरा विन्यास, यानी कि पत्ता जब मान लीजिए ऐसा रहेगा तो उस पत्ती में जो है बीज पत्ती जो रहेगी ऐसे रहेगी, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, अब चलेंगे द्विबीजपत्री में पत्तियां जालिका रूपी सिरा विन्यास होती है, यानी पत्ती ऐसे रहेगी मान लीजिए ऐसे, और इसकी जो रहेगी वो जालिका नुमा रहेगी ऐसे ऐसे, माने पता ही नहीं चलेगा कि कैसे है, नहीं माने जालिका रूपी। तो समझ गए द्विबीजपत्री एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री में पत्ती कैसी रहेगी? सिरा विन्यास समांतर, और द्विबीजपत्री में कैसा रहेगी? असमांतर रहेगी। और अधिकांश मूल उनकी शाखाओं की होती है, जैसे आम, लीची, कटहल, नहीं, और जितने पौधे हैं ना लगभग द्विबीजपत्री ही होते हैं। जैसे आम का भी अंकुरन होता है, जैसे हम लोग आम खाए गुठली फेंक दिए, देखे होंगे वहां पर एक पौधा उग जाता है, नहीं होता है, तो उसमें 2 गो पत्ता लाल लाल रहेगा टह टह करके, नहीं रहता है पूरा, देखे कि नहीं देखे? हम तो खाते हैं ना सब आदमी जी, तो वो क्या हुआ हमारा? द्विबीजपत्री। कटहल का अगर फेंक दीजिएगा बीज तो उसी तरह से अंकुरन होगा, तो कितने पत्ती निकलती है? एक साथ 2, तो ये भी हो गया कौन? द्विबीजपत्री। चलिए आगे तक समझ गए हम लोग। तो हम लोग अभी तक पौधे का बंटवारा देख रहे थे, यानी प्लांटी जगत का बंटवारा हमने देखा था, और हमने कल इसका शेष भाग देखा जो हमारे पहले वीडियो पर लोड है। आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर देखेंगे, और वहां पर लिखा हुआ है पादप वर्गीकरण, यानी जीवों में विविधता का पादप वर्गीकरण का पार्ट 1 वहां पर लिखा हुआ है, पार्ट 1 आप उसको देखिएगा तो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे हैं। अब जितने जंतु हैं ना उनका वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे आसपास बहुत सारे जंतु हैं, अब इनको समूह में हम बांटते हैं कि किस गुण वाले जो समूह हैं, जो समानता है विषमता है, उसके आधार पर फिर से हम जंतुओं को बांटे करेंगे। तो बांटने के लिए हमने किसका आधार माना? तो सबसे पहले हमने कोशिका का आधार माना। किसका आधार? कोशिका। जो बहुकोशिकीय जीव यूकेरियोटिक कहलाते थे। बहुकोशिकीय जीव क्या कहलाएंगे? यूकेरियोटिक। जैसे हम लोगों का शरीर है तो हम लोग एक कोशिकीय हैं? नहीं है, बहुकोशिकीय हैं। हम लोग क्या हैं? कोशिकाओं की संख्या करोड़ों लाखों में है। हम लोगों में शरीर में कोशिका की संख्या लाखों करोड़ों में है, और हमारी जितनी भी कोशिका है पूरा विकसित है। तब बहुकोशिकीय क्या है? यूकेरियोटिक। ये परपोषी और विषमपोषी होते हैं। परपोषी के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे कि परपोषी का मतलब हुआ कि अपना भोजन जो स्वयं नहीं बनाते हैं। अब विषमपोषी का मतलब क्या समझ गए? कि दूसरे जीव से ही अपना भोजन लेते हैं अलग तरीके से। चलिए ये द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय होता है। द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय का क्या मतलब समझ रहे हैं? कि जब उनके शरीर का बंटवारा किया जाए, माने उनको अगर टुकड़ा किया जाए तो वो कितने भागों में आ जाएंगे? 2 टुकड़ों में और 3 टुकड़ों में हो जाएंगे। जैसे हम लोगों को अगर मान लीजिए शरीर को अगर टुकड़ा किया जाए, अगर बीच से ऐसे करके काटा जाए तो दोनों पार्ट बराबर बराबर हो जाएंगे, नहीं बराबर हो जाएंगे, कोई अंतर नहीं पता चलेगा कि दायां है कि बायां है, बिल्कुल अलग एकदम समान समान हो जाएगा। नहीं, तो हम लोग द्विस्तरीय हो गए। इसी तरह से बहुत सारे जीवों में त्रिस्तरीय होते हैं। चलिए आगे हैं। ये जो एनिमिलिया है ना वो चलायमान होते हैं। चलायमान में समझ रहे ना, माने गति करने की क्षमता उनमें होती है, वो चल सकती है। और इनमें बाह्य भीतरी कंकाल पाई जाती है, यानी कि एनिमिलिया में क्या पाई जाती है? भीतरी कंकाल पाई जाती है, यानी कि अस्थि होती है, हड्डियां होती है इनके शरीर में, ये ऐसा पाया जाता है। और ये तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र समझ गए कि हम लोग पीछे दिन पढ़े थे कि हमारे शरीर में एक उत्तक होता है जिसका नाम है तंत्रिका उत्तक, और ये तंत्रिका उत्तक ना क्या करती है हम लोगों के शरीर में? क्या करती है? आवेग को ग्रहण करती है, कोई सूचना को इधर से उधर लाने में मदद करती है। नहीं, तो ये किसमें पाया जाता है? जंतु में। तो हम लोग एनिमिलिया के कुछ गुणों को देखा। बहुकोशिकीय प्रोकैरियोट होंगे, द्विस्तरीय त्रिस्तरीय होंगे, परपोषी विषमपोषी होंगे, ये चलायमान होंगे। इनमें क्या होंगे? तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। ये सब एनिमिलिया के कुछ खास गुण हुए। किसी को दिक्कत? अब आगे चलेंगे हम लोग। जंतु जगत के जो विभिन्न भाग हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो जंतु जगत के हम लोग 10 भागों में बांटते हैं। जितने जंतु हैं ना उनको कितने भागों में बांटा? 10। आगे जाकर के फिर 5 बांटेंगे, वो अलग हैं। नहीं, यानी टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कुल हो जाते हैं कितने? 15 हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल कितना बांटते हैं हम लोग? पहले 10। 10 आगे जो 10वां है ना उसको वर्टिब्रेटा को हम लोग अलग से बांट लेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल कितने भागों में बांटेंगे हम लोग? 10 भागों में। ठीक है, तो जैसे हम लोग प्लांटी को बांटे, पौधा को हम लोग 2 भागों में बांटे, नहीं, तो उसी तरह से जंतु को कितने भागों में? 10 भागों में। तो सबसे पहला हमारा है पॉरीफेरा। पहले हमारा क्या है? पॉरीफेरा है। समझ रहे हैं ना? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि पॉरीफेरा क्या है, तो जंतु जगत का है। जंतु जगत माने क्या? जितने भी जंतु एनिमिलिया हैं उनके जगत में एक समूह है पॉरीफेरा। ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, यानी पानी में ये आपको पाए जाएंगे। जहां समुद्र होगी ना उसमें ये रहता है। और ये सामान्यतः स्पंजी होते हैं, यानी कहने का अर्थ है शरीर जो होता है ना बड़ा लुथ लुथ होता है, यानी स्पंजी, इसलिए इसको स्पंज कहते हैं। ठीक है, तो पॉरीफेरा कहाँ पाए जाएंगे? समुद्र में। कैसा शरीर रहेगा?
स्पंजी रहेंगे और ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, इनका शरीर छिद्र रहता है, कोमल होता है और बाह्य कंकाल होता है। यानी कहने का अर्थ है इनके शरीर में क्या हो रहता है, आपको छिद्र देखने को मिलेगा और ये कोमल होते हैं, बाह्य कंकाल माने बाहर से आवरण से ढका रहता है। और इसमें जनन की क्रिया जो होती है वो मुकुलन द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, याद रखेंगे, मुकुलन द्वारा। ये द्विलिंगी होते हैं। और द्विलिंगी मतलब क्या कि मादा वाला गुण और नर वाला गुण दोनों एक में पाया जाता है। माने जैसे हम लोग केचुआ नहीं देखे अपने यहाँ, जो केचुआ होता है चेला, चेला उसमें ना नर मादा अलग अलग नहीं होता है। देखिए हम लोग जो मानव है, मनुष्य हैं, तो इनमें नर अलग है और मादा अलग है। जैसे पुरुष जो है, लड़का है वो नर है, लड़कियां वो मादा है, नहीं है। तो ये अलग अलग लिंग है दोनों में। लेकिन उसमें क्या होता है, द्विलिंगी होते हैं, माने दोनों गुण एक के साथ पाया जाता है। किसमें, तो पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में। पॉरीफेरा संघ के जो जंतु है ना, उसमें एक के सब कुछ पाया जाता है। और पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन समझ रहे हैं ना, पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि अगर वो मर जाएंगे, यानी उनका एक अंग कट जाए, तो फिर से नया तैयार हो जाते हैं। ठीक है, यानी पुनर्जनन समझिए एक तरह से, वो खोया हुआ भाग उसमें पुनः आ जाता है, तब पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इसमें आते हैं कौन, साइकस और हाइलोनेमा। कौन कौन आते हैं, साइकस और हाइलोनेमा। कोई दिक्कत, तो हम लोग पढ़ रहे थे जंतु जगत का पहला संघ था हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या होते हैं, तो जलीय जंतु होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, समुद्र में पाई जाती है। इनके शरीर स्पंजी होते हैं, स्वच्छिद्र होते हैं, बाह्य कंकाल होती है और ये मुकुलन द्वारा अपनी जनन की क्रिया करती है। आपसे पूछ सकता है कि पॉरीफेरा में जनन की क्रिया किस विधि से होती है, तो मुकुलन। मुकुलन समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं, चलिए इसके ऐसे तो हम क्लास 10th में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि कोई जंतु है, जैसे मान लीजिए ये है ना, कोई जंतु, तो इसमें ना कली निकल गई, मुकुल है ना, एगो बड कली निकल गई और ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब बढ़ते 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 ये बड़ा हो गया, ये टूट करके नीचे गिर गया, तो इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह से मान लीजिए जैसे ये हाइड्रा है, ये ईस्ट में होता है, किस में होता है, ईस्ट में। और ये हाइड्रा है, ये क्या हमारा हाइड्रा है। इसी में मुकुल निकलना शुरू हो गया, इसी में मुकुल निकलना शुरू हो गया। यही मुकुल धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ते 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 बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ से टूट के ये गिर जाएगी नीचे। और यहाँ से क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी और नीचे गिर करके एक और तैयार हो जाएगी। ये हाइड्रा में होती है, नहीं होती है, तो इसी को कहते हैं मुकुलन। ये खास करके ऐसे हम क्लास 10th के बायोलॉजी में पढ़ेंगे, प्रजनन चैप्टर में, लेकिन फिलहाल हम लोग इतना पढ़ते हैं कि मुकुलन द्वारा उसमें जनन की क्रिया होती है। चलते हैं, हमारा दूसरा का है, दूसरा विभाग सिलेटरेटा। यानी जंतु जगत का हमारा तीसरा भाग कौन, दूसरा भाग क्या है, सिलेटरेटा। ये जलीय एकांगी संचारी होते हैं। यानी कहने का अर्थ है, देखिए ये लिखा हुआ है जलीय एकांगी और संचारी। अब एकांगी क्या है, तो सिलेटरेटा संघ के जो जंतु होंगे, कहीं आपको अकेले मिल जाएंगे और कहीं संघ में मिलेंगे, बहुत सारा, एक 10 20 50 को एक साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो जलीय सिलेटरेटा, जलीय एकांगी और संचारी, यानी अकेले कहीं रहते हैं, तैरते मिलेंगे आपको, या कहीं पर बहुत समूह में मिलेंगे। ये द्विस्तरीय प्राणी है। द्विस्तरीय अभी समझ गए कि इसको अगर काटिएगा तो दो भागों में बिल्कुल बराबर बराबर में बढ़ जाएंगे, द्विस्तरीय होते हैं। इनके शरीर का बाह्य और भीतरी स्तर होती है, यानी कि बाहर का भी एक ढांचा होता है और भीतर का भी एक ढांचा होता है। जैसे हम लोगों का बाहर का ढांचा है ना, नहीं, मुंह कान का एक अलग सा डिजाइन है सबका, तो उसी तरह से बाहरी ढांचा है। इसी तरह से सिलेटरेटा संघ के जो जंतु होते हैं, उसमें क्या होता है, बाह्य और भीतरी ढांचा होती है। कोशिका अस्थाई और श्रम विभाजन, में कोशिका में अस्थाई होती है और श्रम विभाजन की क्रिया होती है। श्रम विभाजन का मतलब हर का काम अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों में श्रम विभाजन है, मुंह का काम बोलना खाना, हाथ का काम भोजन उठाना, काम करना नहीं करना, पैर का काम खड़ा होना चलना, है ना। तो ये देखिए सब कोशिका का अलग अलग काम है कि नहीं है। तो उसी तरह से उसमें भी कोशिका विभाजन है, तो कोशिका का श्रम का विभाजन है कि कौन कोशिका किस तरह का काम करेगा, किसमें, सिलेटरेटा में। और मुकुलन द्वारा जनन की क्रिया होती है। इसमें भी जनन की क्रिया किससे होती है, मुकुलन। इसके उदाहरण क्या है, तो हाइड्रा पाइलेसिया, अभी अभी देखे थे हाइड्रा का मुकुलन। ये क्या है, हाइड्रा और पाइलेसिया जो है, ये हमारे किस संघ में आते हैं, सिलेटरेटा में। जिसमें उसमें हमने हाइलोनेमा देखे थे, नहीं, तो इसी तरह से इसमें कौन आ रहा है, हाइड्रा और सिलेसिया संघ के जो जंतु हैं वो सिलेटरेटा संघ में आते हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो हमने एनिमिलिया यानी जितने जंतु हैं हमारे आसपास, इन सारे जंतुओं को हमने दो भागों में पहले देखा, कौन कौन, प्रोटिस्टा और सिलेटरेटा। तीसरा हमारा है प्लेंटीहेंथीमीज। तीसरा हमारा क्या है, प्लेंटीहेंथीमीज। अब समझते हैं कि हमारा प्लेंटीहेंथीमीज क्या है, क्लियर। देखिए ये भी एक प्रकार का जंतु हुआ, ठीक है ना, जितने जंतु है ना उसमें एक समूह है प्लेंटीहेंथीमीज। ये त्रिस्तरीय या द्विपार्श्वक समिति वाले होते हैं। त्रिस्तरीय यानी का शरीर जो है ना त्रिस्तर का होता है या द्विपार्श्वक होते हैं। ये परजीवी होते हैं। परजीवी समझ गए
कि दूसरे जीव शरीर में रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। तो कहाँ से ग्रहण करेंगे? तो दूसरे से बनाएंगे, ठीक है ना, दूसरे शरीर से लेंगे भोजन, इसलिए इनको परजीवी कहा जाता है। और शरीर में देह गुहा नहीं पाई जाती है, यानी इनके शरीर के अंदर ना खाली स्थान नहीं, पूरा बॉडी भरा होता है। पूरा बॉडी क्या होता है? भरा होता है, मैंने पूरा स्पंजी समझिए, तनिक भी जगह नहीं होता है। देह गुहा का मतलब खाली जगह बिल्कुल नहीं होंगे, पूरा भरल होगा। आहार नाल केवल मुख द्वार खुलता है, यानी इनमें जो आहार नाल, देखिए इस सब के आहार नाल का कोई चर्चे नहीं है, नहीं छोटा होता है पता नहीं चलता है, लेकिन इसमें प्लेंटेहेंथिमीज में आहार नाल है, लेकिन इनका आहार नाल मुख गुहा में ही है, यानी सब कुछ अंदर मुंह के अंदर से इस काम चलता है। इसके अलावा श्वसनांग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र नहीं होते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि इनमें श्वसन के लिए ना तो श्वसनांग होते हैं, यानी नाक मुंह फेफड़ा जो नहीं है, कंकाल तंत्र नहीं है इनमें, यानी हड्डियां इसमें नहीं होती है, रुधिर परिसंचरण मैंने उसमें खून नहीं पाया जाता है, समझ रहे हैं, ये सब उनमें नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। किसमें? प्लेंटेहेंथिमीज। प्लेंटेहेंथिमीज के जो जंतु होंगे उनमें खून आपको नहीं मिलेंगे। श्वसन तंत्र यानी नाक फेफड़ा डायफ्राम जो है ये सब नहीं मिलेगा, और ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी समझ रहे हैं ना, यानी कि नर और मादा का गुण उसमें ही रहेगा, और उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है दोनों, उभय का मतलब दोनों, ठीक है। और जिसमें प्लेनेरिया है और टीनिया है, प्लेनेरिया और टीनिया। जनन की क्रिया किससे होती है? तब पुनर्जनन विधि से। किससे होती है? इसमें देखिए ऐसे मेंशन नहीं है, लेकिन किससे होती है? पुनर्जनन। प्लेनेरिया देखिए ऐसे जंतु होते, समझिए ये हमारा प्लेनेरिया हुआ, ये प्लेनेरिया है ना। अब इसको काट दीजिए, 3 टुकड़ा कर दीजिए, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा। ऊपर का भाग ये हो गया, क्लियर। बीच वाला भाग को आप ऐसे कर दीजिए, और तीसरा हो गया हमारा ऐसे हो गया, क्लियर। तो ये जो है ना, ये जो है खोया हुआ भाग को फिर से प्राप्त कर लेगा, ये ऊपर में खोया हुआ भाग को फिर से प्राप्त कर लेगा, और ये ऊपर में जो खोया भाग है उसको फिर से प्राप्त कर लेगा। नहीं, यानी कि किसमें है? प्लेनेरिया में ये गुण होता है कि आप जहां से काट दीजिए फिर से वह प्राप्त कर लेगा। जैसे गिरगिट में होती है ना हम लोगों का, उसका पूंछ कट जाए फिर से हो जाती है, ये है पुनर्जनन। तो प्लेनेरिया उसी में, यानी प्लेंटीहेंथेमिज में समूह में क्या होता है? पुनर्जनन। कौन जनन? अभी दोनों में हमने देखा मुकुलन, और इसमें कौन जनन? तो हमने अभी तक जंतु जगत के कितने भाग देखे? 3। कौन कौन? पॉरीफेरा, सिलेटरेटा और प्लेंटेहेंथिमीज। सबका बारी बारी से हमने गुण देखा। आगे चलते हैं, हमारा है चौथा नंबर है इकाई एस्केलेमेंथीज। क्या नाम है इसका? नाम एस्केलेमेंथीज। ये चौथे ग्रुप हमारे हो गए, कौन? एस्केलेमेंथीज। याद रखेंगे, इनका शरीर अखंडित और द्विपार्श्वक होते हैं। अखंडित का मतलब होता है कि शरीर पर ना माने धारी धारी जैसी संरचना बनल रहेगी, बॉडी जो होगा ना बुझाएगा कि टुकड़ा टुकड़ा होगा, नहीं अखंडित। कोई दिक्कत? कैसा होगा? ये अखंडित होगा। चलिए, लेकिन टूटा हुआ नहीं रहेगा, लगेगा चिन्ह लगेगा लेकिन दिखाई आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये द्विपार्श्विक में मिथ्या देह गुहा पाई जाती है। देखिए अभी अभी प्लेंटेहेंथिमीज देखे तो उसमें देह गुहा नहीं था। देह गुहा का मतलब बॉडी के अंदर ना बिल्कुल खाली जगह नहीं था, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे प्लेनेरिया, तो धरती पर जब चलते नजर आएगी तो आपको लगेगा पूरा बॉडी उसको गुद्दा से भरा हुआ है, नहीं। लेकिन एस्केलेमेंथिन संघ के जितने जंतु होंगे उनमें ना देह गुहा पाई जाती है, और उसमें कूट, इसीलिए इसको कहते हैं हम कूटलिसोम। क्या कहते हैं? कूटसीलोम। क्या कहते हैं? मिथ्या देह गुहा पाए जाने के कारण उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कूटसीलोम। और इनमें आहार नाल, मुख द्वार, गुद्दा में उपस्थित रहते हैं, यानी आहार नाल भी रहता है और मुख द्वार भी रहता है और गुद्दा भी पाया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये थोड़ा सा उससे विकसित, किससे? प्लेंटेहेंथिमीज से क्या होती है? पहले वाला में हम देखा प्लेंटेहेंथिमीज में देखा कि उसमें आहार नाल होती है लेकिन मुख्य के अंदर होती है, लेकिन इसमें जो है आहार नाल, मुख द्वार और गुद्दा यानी तीनों उपस्थित होते हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा सा विकसित हुआ। जैसे हम लोगों में है, देखिए मुख है, आहार नाल है, गुद्दा है, नहीं है शरीर के अंदर, तो इसी तरह से उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें अभी भी श्वसन तंत्र नहीं है। श्वसन तंत्र मैंने समझ रहा ना, सांस लेने वाली जो हम लोगों में क्षमता है। आप सोचिएगा, आप बोलिए, आपके दिमाग में आता होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि श्वसन तंत्र नहीं है तो सांस लेता कैसे है? तो विसरण द्वारा। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब कैसे सांस लेता है? क्या उसमें नाक है? तो विसरण की क्रिया द्वारा। नहीं, हम लोग पढ़े थे विसरण, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर वायु के गमन को क्या बोलते हैं हम लोग? विसरण कहते हैं। तो विसरण द्वारा इनकी त्वचा जो है ना, बॉडी का जो बाहरी भाग होता है त्वचा, उसी से वह सांस को, हवा को खींचते रहता है। छोटा जीव है तो उससे काम चल जाता है, लेकिन हम लोग उतना सांस खींचेगा त्वचा तो उससे काम हमारा नहीं चलेगा। इसलिए इनमें श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण नहीं है। रक्त परिसंचरण मतलब इनमें भी खून नहीं पाई जाती है, और ये एक लिंगी होते हैं। अभी तक आपने देखा, अभी तक जितने थे वो क्या थे? द्विलिंगी थे। अभी तक जितने थे वो क्या थे? द्विलिंगी। लेकिन ये क्या होंगे?
एकलिंगी होंगे। एकलिंगी समझ रहे हैं ना, माने इसमें नर अलग और मादा अलग होगा। माने अब देखिए यहाँ से बंटवारा शुरू हो गया, नर और मादा का अलग अलग हो गया। अभी तक साथ साथ थे, लेकिन अब क्या हो गया, हम लोग बंटवारा में चले गए हैं। ठीक है, ये परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब दूसरे जीव शरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहण। इसके उदाहरण कौन है, तो बुचेरिया और स्क्रिस। स्क्रिस और बुचेरिया इस संघ के जंतुओं का उदाहरण हो गया। किसके, तो एस्केलेमेंथीज के। कोई दिक्कत किसी को? आगे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला टॉपिक्स है एनीलिडा। याद रखेंगे कौन है हमारी, एनीलिडा है। ये जंतु जगत का ना बड़ा ही, मतलब ऐसे तो बड़ा है नहीं, लेकिन इससे बड़ा होता है ऑर्थोपोडा, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है। एनीलिडा ये स्वतंत्र जीवी और परजीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी होते हैं यानी बाहर भी रह करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं, या किसी जीव शरीर के अंदर रह करके भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। याद रखेंगे एनीलिडा संघ के जो जंतु होंगे ये कहाँ रहेंगे, तो बाहर भी रहते हैं और दूसरे जीव शरीर से रह करके भी अपना भोजन। तो ये स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों होते हैं। ये जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। जल और थल यानी कहने का अर्थ है कि ये पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। अभी तक देखिए पीछे हम 3 गो पढ़े थे, कौन कौन, पॉरीफेरा में देह गुहा नहीं था, लेकिन इसमें फिर से देह गुहा उपस्थित हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें देह गुहा उपस्थित हुआ, देह में खाली जगह रहते हैं। और ये एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं। एकलिंगी मतलब समझ रहे ना, माने कुछ ऐसे होंगे जिसमें एक लिंग होंगे, नर अलग मादा अलग, लेकिन कुछ इसी संघ के जंतु हैं जिनमें द्विलिंगी भी होते हैं, यानी एकलिंगी भी रहते हैं और द्विलिंगी भी रहते हैं, उभयलिंगी उसको कह सकते हैं। और ये पाचन तंत्र पाए जाते हैं। देखिए अब इसमें पाचन तंत्र शुरू हो गया, यहाँ से पाचन तंत्र क्या हो गया, शुरू हो गया। आहार नाल है, मुख गुहा है, छोटी आंत बड़ी आंत जो भी हम लोगों में होता है पाचन तंत्र का, ये उसमें पाई जाती। और इसमें उदाहरण कौन आते हैं, तो नेरिज और समुद्री चूहा। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे एनिमिलिया के 5, एनिमिलिया के कितने, 5, कौन कौन, तो हमने पढ़ा बारी बारी से। पहला हमने पढ़ा संघ पॉरीफेरा, क्या पढ़ा हमने, संघ पॉरीफेरा। दूसरा पढ़ा हमने सिलेट्रेटा, तीसरा प्लेंटेहेंथिनिमीज, चौथा है एस्केलेमेंथीज, और पांचवा क्या था, एनीलिडा। बाकी हम लोग कल देखेंगे जो भी हैं, इसके बाकी आर्थ्रोपोडा है और कौन कौन इकाई डोरमेटा है, क्या क्या है, बाकी हम लोग कल वाले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने हमारे वीडियो से कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।